guys, welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आई एम शरद दीक्षित। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। बिकॉज हिंदी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि वो हिंदी में पहले थिंक करते हैं, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट होना होता है। यही प्रोसेस ऑल टाइम हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। बिकॉज वी हैव नॉट अ एटमोसफियर, we have not a society, we have not our relatives, we have not our friends, everything। वो सभी हिंदी स्पीकिंग में आपको घसीटते रहते हैं। आपको उनको हिंदी में सोच सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ही प्रोसेस आपको अपनाना होता है। आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि ये ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है ये आपको बोर्ड के एग्जाम्स में या जनरली इन्हीं में फॉलो होता है। नो, every time in any other subject, science, SST, computers, GK, you can think in Hindi, but if you have a power to translate from Hindi to English, then all time your answer will be right। आप इसको बहुत ध्यान से समझना है। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद। यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा में बताने के लिए रखा हुआ है। समझना यह है कि वुमेन्स और गर्ल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना, इंग्लिश के नॉलेज को रखना। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं भी आ पा रही है, मीन्स आप प्रैक्टिस कब नहीं आएगी, जब आप प्रैक्टिस कम करेंगे। इफ यू ट्राई हार्ड एंड प्रैक्टिसिंग डेफिनेटली यू विल लर्न इट। आप पक्का इसको सीख जाएंगे। लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, इसलिए आप फोकस करें कि फर्स्टली गेटिंग अ नॉलेज। पहले आप नॉलेज लेते रहें और प्रैक्टिस जारी रखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1/7 आउट ऑफ 146 भारत की जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कंट्रीज में पोजीशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग और नॉलेज के बारे में, वुमेन्स के बारे में, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन की जो रेशियो है वो 147 में अभी भी बहुत एजुकेशन होने के बावजूद भी 1/7 पे है। मीन्स हमसे 1/6 लोग बेहतर हैं। सो चेंज दिस, इसको बदलना है और सभी को आगे से आगे इस नॉलेज को बढ़ाना है, आगे से आगे लेके जाना है। आपको सीखना है, दूसरों को सिखाना है और सभी को एफर्ट कराना है कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए। और दूसरी, when you have a English knowledge, then you have a confidence। पहले जिस दिन आप इंग्लिश सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि आपके अंदर थोड़ी नॉलेज की पावर है। अदरवाइज आप एजुकेटेड, आप नॉलेज तो रखते हैं, बट इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देन एनीबडी, एनी फॉर्म, एनी रेलवे स्टेशन, एनी अदर प्लेसेस, व्हेन यू गो देयर, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट। तो देखिए 1/7 आउट ऑफ 146 के पोजीशन को बदलना है। एक और बहुत ही चौंकाने वाला आपके सामने मैं डाटा रख रहा हूं कि इंडिया की जो वुमेन्स की जॉब्स की पोजीशन है वो 146 में ओनली ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो परसेंटेज है उससे ही बेहतर हम हैं वुमेन्स की जॉब में। आप सोचिए, वी आर गोइंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट पोजीशन इज, क्या पोजीशन है कि सिर्फ ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हमसे नीचे हैं वुमेन्स की जॉब के परसेंटेज में। वर्ल्ड के जो दूसरे अदर कंट्रीज हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग्स फॉर आवर कंट्री एंड नॉट फॉर अस, बिकॉज वी आर प्राउड इंडियंस। हमको कुछ ऐसा नॉलेज लेना है, हमको कुछ ऐसी चीजें सीखनी है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है और सभी तक इस नॉलेज को पहुंचाना है। गांव के एक छोटे छोटे कोने में बैठे हुए इंसान के पास भी ये पहुंचाना है। मेरा जो मकसद है वो यही है कि हर व्यक्ति जो अपने को कमजोर समझ रहा है, हर व्यक्ति जो ये समझ रहा है कि मुझे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पा सकता, उसका टॉपिक है ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश में बनाना सेंटेंसेस को। कैसे? देखिए, हिंदी सभी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो सभी लैंग्वेजेस की फॉर्मेट अलग है, उनकी वर्डिंग अलग है, लिखने की स्टाइल अलग है। टॉपिक है ट्रांसलेशन। हिंदी में सोचना, हिंदी में लिखे हुए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हिंदी का जो फॉर्मेट ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसको हम बोलते हैं देवनागरी। जो इंग्लिश का वे ऑफ राइटिंग है, स्टाइल है, उसको हम बोलते हैं रोमन। ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है इंग्लिश, और हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी हुई है। दोनों जो है वो
लेफ्ट टू राइट लिखी जा रही हैं। कुछ लैंग्वेजेस उर्दू अरबिक जैसी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं, बट वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही हैं। हमको सीखना है, फोकस रखना है हिंदी टू इंग्लिश पे। तो जो हिंदी का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले कर्ता होता है, मतलब डूअर, दैट इज सेम एज ए सब्जेक्ट। कर्म, जिस पर वो काम करता है, वो हिंदी में मिडिल ऑफ में आता है। और जो काम डूअर करता है या डूअर के बारे में कुछ बताया जाता है, ये फॉर्मेशन और टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मैं आपको बता चुका हूं, और उसकी जो लिंक्स हैं वो मेरी वीडियोस में आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मेरे वीडियोस को वॉच करें और उनको देख के आप क्लियर कर लेंगे कि कौन से सेंटेंस में काम वाले सेंटेंस होते हैं और कौन से सेंटेंस में स्टेटिक, मतलब उनके बारे में बताया जाता है। तो हम अलग से क्लियर करेंगे। अभी आपको सिर्फ फोकस रखना है फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, जो करता है उसके द्वारा जो काम किया जाता है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्रिया है, और जिस पर वो काम होता है तो वो कर्म है। ये हिंदी का फॉर्मेशन है। इंग्लिश में डूअर मीन्स सब्जेक्ट जो है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है जैसे हिंदी में होता है, बट यहां पे देखिए चेंज है क्या, कि वर्ब पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है। इंग्लिश में ये फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखेंगे कि डूअर व्हाट इज डूइंग, जो डूअर कर रहा है उसको सेकेंड पोजीशन पे लाना है, और जिस पर काम हो रहा है उसको थर्ड पोजीशन पे लाना है। ये ट्रांसलेशन का फर्स्ट मेथड। कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये आपको समझ लिया। अब देखना यह है कि किन किन प्रोसेस से होके हम ट्रांसलेशन में परफेक्ट बन सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हमको आती हो तो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में परफेक्शन पा सकते हैं। मींस एवरी हिंदी सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। वो कब पॉसिबल होगा आपके लिए, वो ये बिगनर्स ध्यान रखें, और जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कुछ चीजें आती हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ही केयरफुली देखना है। कुछ चीजें आपको इसमें जरूर मिल जाएंगी जो आप नहीं जानते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ नया होगा आपके लिए। तो देखना क्या है, आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस सिंपली वो सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्क नहीं हो। मैं इनको अलग अलग करके एक्सप्लेन सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना के आपको मैं धीरे धीरे करके सिखा के छोड़ूंगा। आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, आपको हर वो चीज आ जाएगी जिससे कि आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे इजिली, बहुत इजिली। तो पहले कौन से हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बाद आपको नॉलेज होना चाहिए टेंसेस का। टेंसेस के बाद आपको नॉलेज होना चाहिए मॉडल्स का। मॉडल्स एज इट इज विल, कैन, कुड, शैल, माइट, मस्ट और टू, इस तरीके के मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स का भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड पोजीशन। फोर्थ पे एक्टिव से पैसिव। मीन पैसिव में डूअर काम नहीं करता है, डूअर किसी से के द्वारा काम करवाता है या किसी की हेल्प लेता है काम करने में, उसको बोलते हैं एक्टिव से पैसिव। वो भी ट्रांसलेशन का एक हिस्सा है और आपको सीखना है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में आपको एक सेपरेट वीडियो में ही ये बात समझ में आएगी कि कॉजेटिव वर्ब कैसी है, क्या है, कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब होती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है पॉजिटिव, कभी हम खुद काम न करके किसी को काम करना अलाउ करते हैं या किसी को हम परमिशन देते हैं या किसी के द्वारा काम करवाते हैं, वो पॉजिटिव में आती है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे। मैंने अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस और क्लॉज वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को क्लियरली डिफाइन किया है। प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उन वीडियोस को जरूर देख लें जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को सही से समझ पाएं। दैट्स ऑल। तो फिर कॉम्प्लेक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस का। इसके बाद आप कोई भी पैराग्राफ को जनरली इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इतना कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव अ कमिटमेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। आपके अंदर ऐसी लगन होनी चाहिए कि हम सीखेंगे और हम बोलेंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रामर जानने की जरूरत नहीं है। आपके जो सिंपल सिंपल टाइप के सेंटेंस हैं, जो भी आप पोटैटो जानते हैं तो पोटैटो को बोलें, आप वाटर समझते हैं तो वाटर को बोलें, आप मिल्क समझते हैं तो बोलें। एनी सिंपल टाइप बहुत सारे वर्ड हैं जो हम हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में भी जानते हैं, बट हम हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते ही नहीं। तो प्रैक्टिस करना है। जैसे बहुत सारे तो अनपढ़ जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन जो इंग्लिश का नॉलेज नहीं रखते फिर भी बोलते हैं, बहुत टेंशन है।
टेंशन इज इंग्लिश वर्ड। आप जानते हैं और अनजाने अनजाने बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन आप सोच के नहीं बोलते हैं, आप समझ के नहीं बोलते ये वर्ड यहाँ पे बोलना है या नहीं बोलना है। उसके लिए हमको स्पीकिंग अनदर मेथड है। ये सेंटेंस ट्रांसलेशन के नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का यूज। मीन्स किस सब्जेक्ट के साथ हमको कौन सी वर्ब का यूज करना है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप विद द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ ले कि सब्जेक्ट्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट। इट मीन्स कौन फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, सो आई एम सेइंग समथिंग, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो और आप सुन रहे हैं इसको, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने नोट्स क्लियर कर रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। तो स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज द सेकेंड पर्सन। और हम जिनके भी बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ हमारे आसपास नहीं है, किसी के भी बारे में बात हो रही है, वो वहां पे नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। आप ये बात समझ रहे होंगे। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है वो है आई। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। धीरे धीरे आप समझते जाइए, आप सारी चीज अभी रूटीन में आ जाएंगे, समझ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, जो प्लूरल मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, लेकिन इंग्लिश ग्रामर यू को ऑल टाइम प्लूरल ही ट्रीट करती है। आप सेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि यू कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है। जैसे यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो मीन्स कोई वन पर्सन है जिसने अच्छा किया, तो उसके लिए सिंगुलर मान लेते हैं सेंस में। बट ग्रामर इंग्लिश की ऑल टाइम यू को प्लूरल ही ट्रीट करती है, ये आपको क्लियरली समझ लेना है। देखिए थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है वो कौन है, जैसे ही और सी। ही बॉयज मीन्स मेल के लिए और सी फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये ही और सी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। इन्हीं का प्लूरल क्या हो गया, दे हो गया। और देखिए उसके नीचे थर्ड पर्सन में सब कुछ हो सकता है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और जो कुछ भी बचता है वो सब कुछ थर्ड पर्सन है, क्योंकि उनके बारे में ही बात होती है। अब देखिए दिस दैट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। दिस किसी पास के लिए, इसको मैं सेपरेट डिटेल वीडियो में आपको और समझाऊंगा, बट अभी आप सिर्फ ये समझते चले कि ये किन सब्जेक्ट की पर्सन्स में आते हैं, ये सिंगुलर में आ रहे हैं कि प्लूरल में आ रहे हैं और क्या पर्सन है। इसके लिए आपको वर्ड को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दिस, पास, दैट, दूर, सिंगुलर। अब कोई नेम है, रोहन, रोजी, माइकल, रमेश, श्याम, सलमान, कोई भी नेम है, वो सारे थर्ड पर्सन होंगे और सिंगुलर होंगे। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑल टाइम सिंगुलर होंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको वॉच करें। काउंटेबल समझ जाएंगे, अनकाउंटेबल समझ जाएंगे, जिससे आपको सिंगुलर और प्लूरल को कैटेगराइज करने में आसानी हो जाएगी। उसके लिए आपको आगे देखना है कि अनकाउंटेबल जो है वो थर्ड पर्सन है सिंगुलर, और काउंटेबल जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बट दे ऑल टाइम प्लूरल है, दीज ऑल टाइम प्लूरल है, दिस पास के लिए। मीन्स जहां पे दिस सिंगुलर के लिए यूज हो रहा था, उन्हीं प्रोसेस के लिए दिस प्लूरल में यूज हो रहा है, और दोज दूरी के लिए प्लूरल में हो रहा है। अब जो चिल्ड्रन है, जैसे रोहन और रोजी, ये क्या है, सिंगुलर अलग अलग। अब ये दोनों सारे एक साथ हो गए तो क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो प्लूरल हो गया। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब देखिए जो वर्ब की मेन फैमिलीज हैं, एक तो है बी फैमिली, एक है डू फैमिली और एक है हैव फैमिली। ये हेल्पिंग वर्ब की बेस है। मॉडल्स अलग हैं, जो मैंने अभी आपको ट्रांसलेशन किस स्टेप में आपको सीखना है उसमें मैंने आपको बताया था।
बट पहले आपको बी, डू और हैव फैमिली को क्लियर कर लेना है। तो बी फैमिली का प्रेजेंट है इज, एम, आर। इसका पास्ट होता है वॉज और वर, सेम सेंस है। बी इसका सिंपली मीन्स होता है होना, ठीक है, और इसका मीन्स है करना, और हैव का मतलब होता है कोई चीज आपके पास होती है, अधिकार या संबंध, तो हम हैव का यूज करते हैं। बट यहाँ पे इनका यूज हेल्पिंग वर्ब जैसे होना है, इसलिए इनके मेन वर्ब पे अभी हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है। समझ, आप धीरे धीरे सारी चीजों को समझते रहिए। आपको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना है आज आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के एक भी स्टेप को मिस मत करना, और प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बी का प्रेजेंट है इज, एम, आर, बी का पास्ट है वॉज, वर, और बी का फ्यूचर है विल बी। आजकल सेल बी या सेल का यूज ओनली मॉडल्स में होता है, विल बी का ही यूज एवरी सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। आपको उसी को कंटिन्यू रखना है, विल बी फॉर ऑल टाइम इन फ्यूचर सेंटेंस। आगे देखते जाइए, समझते जाइए, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा। डू का प्रेजेंट है डज और डू, किसके साथ क्या लगेगा वो अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। डू का जो पास्ट है वो है डिड, और डू का जो फ्यूचर है वो है विल डू। ऐसे ही हैव का जो प्रेजेंट है उसमें हैज और हैव, और इसका जो पास्ट है वो हैड, दैट इज हैड, एंड फ्यूचर विल हैव। ओके, अब ये वर्ब का आपका स्ट्रक्चर बन गया, और इधर आपका सब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर बन गया। कोई भी सब्जेक्ट होंगे तो वो इन्हीं से रिलेट करेंगे, वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऑल अदर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को छोड़ के दुनिया में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो थर्ड पर्सन होंगे। अब इनको हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखना कैसे आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे यूज देखते रहिए, इस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको इजीली समझना है। एम जो है वो आई के साथ यूज होना है, ओनली आई के साथ, और किसी के साथ एम का यूज नहीं हो सकता है। आर को देखना है, आर जो है वो इन सबके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई, इनको छोड़ के और सभी के साथ आर का ही यूज होना है। इट मींस रिमेनिंग ऑल, जिसको हम लिखेंगे नहीं, आपको समझ लेना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होना चाहिए और आई नहीं होना चाहिए, उसके साथ यूज होगा आर। तो वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ, दीज के साथ, चिल्ड्रन के साथ, एवरीथिंग दैट इज प्लूरल मींस सभी के साथ आपको आर का यूज करना है। अब देखते हैं इसी का पास्ट। तो वॉज जो हो गया ये यूज हो रहा है आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ध्यान से देखते रहना, एक एक चीज को आपको मैच कर लेना है। ये चार्ट आपको कभी नहीं भूलना है, इससे आप एवरी प्लेस पे, एवरी टाइम पे आपको चीजें आसान होती जाएंगी, सॉर्ट आउट होती जाएंगी। वर्ब का यूज उन्हीं सभी प्लेसेस पे होना है जैसे कि आर का हो रहा था, मींस, लेकिन यहाँ पे वर्ब का यूज कभी कभी आई के साथ भी हो जाता है, वो एक डिफरेंट उसका सिस्टम है, वो आपको आगे समझ में आता रहेगा। लेकिन आपको इजीली ये समझना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ दें और वर्ब का यूज पास्ट में करना है। अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, विल बी, ऑल के साथ, ऑल मीन्स सभी, नो सिंगुलर नो प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं डज। डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और देखिए डू बचा हुआ जो कुछ भी है, वो चाहे आई हो चाहे वी हो, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देंगे तो और सारे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। आई, वी, यू, दे, दीज, चिल्ड्रन, कुछ भी हो, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर ये नहीं होना चाहिए, तो डू का यूज हो जाएगा। डिड,
डिड का यूज ऑल के साथ, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसका कोई इशू नहीं है, सभी के साथ आपको डिड का यूज करना है। अब देखते हैं विल डू ऑल के साथ, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल नो इशू है। अब देखते हैं हैव फैमिली को। हैव फैमिली में हैज और हैव जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन ये वाले क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखना है। ही सी दिस दैट, कोई भी नेम और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो क्या हो जा रहा है हैज। और हैव जो है वो बचे हुए सभी के साथ। अब आपको समझना है आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, और जो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है इनके साथ भी। सिंपल समझ में, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आप इनको मिलाते रहेंगे आसानी से समझ में आएगा। हैड जो है ऑल के साथ, नो सिंगुलर नो प्लूरल, और विल हैव भी ऑल के साथ, नो सिंगुलर नो प्लूरल। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सारा चार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको स्क्रीनशॉट में कट कर लें और इसको रेगुलरली वॉच करें। मींस ये मेरा चार्ट आपके लिए ट्रांसलेशन की पहली स्टेप है। इसके बाद आप सब्जेक्ट को वर्ब से मिलाना सीख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सब्जेक्ट को थोड़ा पहचानना भी सीखना है। जैसे एक सेंटेंस में आपके लिए रख रहा हूं, जैसे मेरी 2 बहनें हैं। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या आया, मेरी। मेरी की इंग्लिश आप क्या समझते हैं, माई, लेकिन यहां पे मेरी माई नहीं है, यहां पे मेरी क्या है, मीन्स किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो या वो कुछ करता हो वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस मेरी के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, आई। और सेंटेंस कैसे बन जाएंगे, आई हैव। अभी मैंने बताया था आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के सभी के साथ हैव का यूज हो रहा था। तो आई हैव 2 सिस्टर्स। आपको फर्स्ट स्टेप ये जरूर समझना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी है, आपका ट्रांसलेशन का स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वॉच करें, और आगे फॉरवर्ड जरूर